आप एनडीटीवी स्पेशल की करेंगे शुरुआत रेगिस्तान की रेतीली धरती, जहां पानी की कमी और तपती धूप हर कदम पर चुनौती खड़ी करती है। लेकिन इन सब के बीच बाड़मेर में एक अनोखी खेती की जा रही है। अब यहां के किसान सफेद चंदन की बागवानी का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि सफेद चंदन की लकड़ी दुनिया में सबसे कीमती लकड़ियों में से एक मानी जाती है। बाड़मेर में डॉक्टर जोगेश चौधरी ने सफेद चंदन की बागवानी का आगाज कर दिया है और उन्हें इससे काफी फायदा भी मिलेगा। चलिए जानते हैं सफेद चंदन के बारे में, साथ ही ये भी कि इसकी बागवानी से क्या क्या फायदे किसानों को हो सकते हैं। अनार, खजूर और अंजीर की खेती के बाद अब रेगिस्तान के किसान सफेद चंदन की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसे दुनिया की सबसे कीमती लकड़ियों में से एक माना जाता है। बाटाडू CSC में काम करने वाले डॉक्टर जोगेश चौधरी ने अपने पिता की प्रेरणा से रत्नाली नाडी के पास 18 बीघा जमीन पर 900 सफेद चंदन के पौधों का एक हरा भरा बागान तैयार किया है। ये बागान न सिर्फ रेगिस्तान में हरियाली का प्रतीक है, बल्कि ये भविष्य में करोड़ों रुपए की कमाई का आधार भी बन सकता है। बाड़मेर जिले के डॉक्टर जोगेश ने रेगिस्तान में एक नवाचार किया जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इस तरीके से है कि उन्होंने बाड़मेर के रेगिस्तान में सफ़ेद चंदन की खेती की शुरुआत करी, जो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आइए जानते हैं उन्हीं से एक पूरी कहानी, उन्हीं की ज़बानी, किस तरीके से आखिर उन्होंने इस नवाचार को देखा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बताइए आप किस तरीके से आपने ये नवाचार किया और क्या इसमें आप देखते हैं। नमस्कार। नवाचार से एक्चुअली मैं खुद बाय बर्थ किसानी हूँ और हमारा पूरा खानदान, मेरे दादा पापा सब लोग खेती करते हैं। तो एक शौक़ था। सबसे पहले मैं एक बार कर्नाटक गया था 2012 में। तब मैंने एक फार्मर के पास में ये चीज़ देखी थी, तो ऐसा लगा कि यार अपने यहाँ भी ट्राई किया जा सकता है। और उसके बाद मैंने रिसर्च की, गूगल वगैरह से सर्च करके पता किया कि इसकी फार्मिंग कहाँ कहाँ हो रही है। तो गुजरात में कुछ जगह में गया था, जामनगर के पास में भी है और कच्छ के पास में। 2 जगह ऐसी थी जहाँ से जिनके पास में 8-8, 9-9 साल के प्लांट्स थे, पौधे थे और देखने में काफ़ी अच्छे लगे। तो वहाँ से इंस्पायर हो गया कि अपने इधर भी ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए। और शौक़ तो था ही शुरू से इन चीज़ों का, तो फिर लाए और ट्राई किया। 1 साल कुछ चैलेंजेस रहे फर्स्ट में, सेकंड में कुछ रिजॉल्व किए, कुछ दिक्कत आई जो दूर की, और आज 3 साल बाद में काफ़ी अच्छी स्थिति में प्लांट्स खड़े हैं। चंदन का नाम सुनते लोगों को लगता है कि बहुत महंगी चीज़ होगी, किस तरीके से, क्योंकि किसानी अपने आप में एक पैसा माना जाता है कि आम किसान मतलब जिसकी ज़्यादा खर्च नहीं हो। तो कितनी लागत आई, किस तरीके से किया आपने, और लोगों ने आपको कहीं कहा भी होगा कि कहाँ रेगिस्तान में चंदन के लिए तू पैसे वेस्ट कर रहा है, या किस तरीके से, मतलब हो सकता है कि लोगों ने कहा कि सर फिर आया पागल है। क्या क्या आपको देखना पड़ा और क्या चैलेंजेस थे इसके? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है कि लोगों ने कहा होगा, लेकिन मुझे लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं किसान और मैं आम धारणा है क्या? नहीं, मैं किसान हूँ और मैं ये जानता हूँ कि पर आपने चंदन ये ठीक उसी तरीके से रेगिस्तान में केसर या अंगूर की खेती करना। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का किसान हमेशा रिस्की रहा है। जो इनोवेशंस करता है वो किसान ही करता है। आप काजरी, आफरी या कोई बड़े बड़े कृषि विद्यालय मान लो, या आपने जितने भी KVKs बने हुए हैं, इनके अंदर फ़ोटो जाके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये किसी अनुसंधान क्षेत्र ने करके नहीं दिया है। उनके पास करोड़ों का बजट्स आते हैं, बहुत सारी लैंड्स पड़ी है उनके पास प्रयोग करने के लिए, लेकिन पहला प्रयोग हमेशा किसान ने किया। आप आलमसर के डेट्स पे जाओगे तो सादुलाराम नाम के एक पागल आदमी ने ये खजूर की खेती की थी। बूढ़ीवाड़ा में जाओगे तो अनार की शुरुआत की थी, अंजीर शुरुआत की। ये सब पहले शुरुआत किसी किसान ने की। रिस्क तो यहाँ पे लोग रिस्क लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर आदमी इतना रिस्क टेकिंग नहीं हो पाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसान कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता है, वो करना चाहता है। हर किसान नवाचार करना चाहता है और करते भी है अपने अपने लेवल पे, जितना उनकी होती है पॉसिबिलिटीज वो लोग करते हैं, नवाचार करते हैं। तो उसी कड़ी में ये सब चीज़। अब आपको बताते हैं कि सफेद चंदन आखिर है क्या और इसके फायदे क्या हैं। तो सफेद चंदन एक परजीवी पौधा है। पनपने के लिए इसे विशेष परिस्थितियों की जरूरत होती है। पोषण के लिए आसपास के पौधों की जड़ों से पानी और पोषक तत्व लेता है। इसके लिए घने जंगल या होस्ट पौधों की मौजूदगी जरूरी है। रेगिस्तान में चंदन की खेती करना एक चुनौती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे संभव किया जा सकता है। मैंने जैसे कि बजट का कहा, कितनी लागत आई, किस तरीके से सर हुआ? लागत से इसमें ऐसा है कि पौधा है जो इसका महंगा नहीं आता है,
ठीक है। आपको नर्सरी में ये 200-300 रुपये बोलते हैं, कुछ नर्सरी वाले जो बिज़नेस पर्पज़ से उस तरह 400-500 भी लेते होंगे, 200-300 लेते हैं। आम तौर पे ये पौधा आपको 150 के अंदर भी अच्छा प्लांट मिल जाएगा, ठीक है ना, जो 1-1.5 फीट की हाइट का होगा और 150 के अंदर प्लांट मिल जाता है। और कई सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से आप जहाँ इसके बड़ी बड़ी खेत है, 25-30 साल के पौधे जिनके बीज होते हैं, आप वहाँ से बीज लाके अपने यहाँ पे उस पौधे वाली प्लांट्स की थैली में लगा के आप खुद अपनी ज़मीन भी आपकी, पानी भी आपका लगा के वो भी कोशिश कर सकते हैं। आफरी में इसके पौधे मिलते हैं। आफरी के रिटायर्ड डायरेक्टर TS राठौर, जिन्होंने इसके ऊपर कुछ पेपर भी पब्लिश किए थे, तो वो लोग रिटायर्ड होने के बाद में खुद भी कुछ अपना कर रहे हैं, तो उनसे भी कुछ प्लांट्स आप ले सकते हैं। गुजरात में नर्सरीज़ के अंदर काफ़ी कम पैसों में मिल जाएगा, लेकिन अच्छा पौधा कौन सा है ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है और कम रेट में मिल जाता है। पौधे की खर्चा नहीं है, क्योंकि ये एक परजीवी पौधा है, इसके पास में आपको एक जंगल पैदा करना पड़ेगा ताकि उससे फूड पानी ले सके। हाँ, आपको एक एग्रो फॉरेस्ट्री का जो मॉडल होता है ना, जिसके अंदर ये है कि भाई आपकी खेती भी चलती रहे, कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स लगा दिए, उससे थोड़ी बहुत इनकम होगी ताकि जो खर्चा हो रहा है वो निकल जाए। पेड़ हमेशा कुछ ना कुछ देता है, कुछ ज़रूरी नहीं फ्रूट्स वाला पौधा हो। जैसे ये आपके पास में एक खेजड़ी खड़ी है, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ का नेटिव प्लांट है, ठीक है ना, यही हुआ है, ये हज़ारों लाखों साल से ये चलती आ रही है, ठीक है ना। ठीक है, आजकल लोग ये सोचते हैं कि यार बीच में आ जाएगी, ट्रैक्टर निकालेंगे तो तभी देंगे तो बीच में आएगी, इसीलिए आपने ट्रैक्टर भी छोटा लिया ताकि इनके बीच में हम निकाल सकें। ट्रैक्टर का तो पर्पज ये है कि यहाँ बीच में से निकल जाए। लेकिन ये खेजड़ी है जो आप देखोगे, किसी भी किसान से पूछना और किसी वैज्ञानिक से पूछना, ये बताएंगे कि खेत के अंदर नाइट्रोजन के लिए वो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी फसलें बोते हैं। कहते हैं ना ग्वार बो दिया, हमारे इस एरिया में ग्वार लगाते हैं, अगली फसल जो लेंगे वो जीरा कुछ भी लेंगे तो अच्छी होगी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन था। और जयपुर साइड में ढैंचा बोते हैं, जो भी फलीदार पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। तो वो अब छोटा पौधा है, ग्वार तो 4 महीने 3 महीने की फसल है, उसके बाद नाइट्रोजन कहाँ से लाओगे। ये खेजड़ी, इसके अंदर फली लगती है, ये जो कुमट है इसके अंदर फली लगती है। इनकी जड़ों से जो नाइट्रोजन मिलेगा ना इस ज़मीन को, वो स्थायीकरण है एक तरीके से, वो 100 साल के लिए आपका नाइट्रोजन हो गया। तो ये पौधा आपकी ज़मीन को उपजाऊ भी बना रहा है। इसमें आप इंटरक्रॉपिंग करोगे, आप किसी भी ग्वार मूंग मोट जो बाओगे सब होगा। और दूसरा, इस चंदन को ये अपनी ऊर्जा भी दे रहा है। डॉक्टर जोगेश चौधरी ने अपने बागान में चंदन के 900 पौधों के साथ साथ होस्ट पौधों का एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। इसमें केजुरीना के 500 पौधे, खेजड़ी के 100 पौधे, आंवले के 500 पौधे, नींबू के 100 पौधे, अमरूद के 50 पौधे और अंजीर के पौधे शामिल हैं। साथ ही 700 मालाबार नीम के पौधे भी लगाए गए हैं, जो अब 30 से 35 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। ये होस्ट पौधे चंदन की जड़ों को पोषण प्रदान करते हैं, जिससे ये रेगिस्तानी मिट्टी में भी फल फूल रहा है। क्या काम करते हो यहाँ पे? यहाँ ये पौधों का काम। कौन से पौधे हैं? चंदन और अंजीर है, नींबू है और आंवला है, ये बड़े पौधे हैं। क्या पहले कभी देखा था चंदन का पौधा या ऐसा कुछ? नहीं देखा, 1 साल से यहाँ हूँ, अभी यहाँ की देखा, पहले नहीं देखा। तो जैसे पहले तो बाजरा या कुछ और करते थे, तो यहाँ क्या नई चीज दिखी, कैसे काम करते हो, क्या दिखता है? यहाँ आने के बाद हर चीज नई दिखी। चंदन का पौधा यहाँ आने के बाद देखा, आंवला है और अंजीर है और नींबू के पौधे हमारे भी लगते हैं घर पे, लेकिन लगे नहीं, और यहाँ आके भी नया देखा है। तो क्या क्या देखभाल होती है इसकी, आम पौधे से, आम खेती से इसमें क्या अलग है? इसमें है अलग ही है, ज्यादातर अलग ही है। क्या जैसे अलग क्या करते हो, आराम से बताओ। इसमें पानी देना पड़ता है, खाद भी, और इसमें देसी खाद चलती है, गाय के गोबर की खाद जो यहाँ है अब लेके आए गौशाला से, और यूरिया नहीं डालते, जो किसान हम डालते हैं बाजरा में, वो इसमें यूज नहीं करते, इससे सब कुछ देसी होता है। आपको बता दें कि बागान में 400 चंदन के पौधे 5 से 6 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। उनके इस प्रयास में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिसमें खेत की गहरी जुताई, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण और समय पर रोपाई शामिल है। सफेद चंदन की खेती एक दीर्घकालिक निवेश है। एक चंदन का पौधा 14 साल बाद बेचने लायक होता है और इसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। 20 से 25 साल में एक पेड़ की लकड़ी 5 से 35 लाख रुपए प्रति टन तक बिकती है। 1 किलो लकड़ी की कीमत 5,000 से 35,000 रुपए तक हो सकती है, जो इसकी सुगंध की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब इसकी बात करें, जो आप, क्योंकि चंदन अपने आप में क्यूरियोसिटी है, लगभग तो उसकी कितनी लागत आई थी आपको इनिशियली? 9 पौधों की अगर लागत मानी जाए तो कितनी लागत होगी?
सर वैसे मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन मैं आपको अनुमानित लागत लगभग। मोटा मोटा बताऊं तो जरूर इस पे 3-4 लाख रुपए खर्चा तो मैंने अभी तक कर दिया है। अच्छा, और अब ये अगर ग्रोथ होने में, जैसे क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे कहते हैं अंत भला तो सब भला, इसका अंत तभी होगा जब ये रेवेन्यू जनरेट करे, क्योंकि किसान को भी और किसान के साथ काम करने वाले जो जितने भी जो हेल्पिंग हैंड होते हैं उनको भी एक सैलरी, एक अमाउंट देना पड़ता है। तो कब तक ये रेवेन्यू जनरेट करेगा और क्या इसका अनुमानित लागत है, जैसे इसका क्या क्या प्रोडक्ट बिकता है लकड़ी के अलावा? बस देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि मैंने रेवेन्यू के पर्पज से इसको नहीं लगाया था, लेकिन हाँ मैं इस चीज़ से ताकि और लोग इससे प्रेरित हो। एग्री करता हूँ, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इन्हें शौक के तौर पे ज़रूर लगाएं। ये आने वाले टाइम में आपको अच्छी इनकम देगा, लेकिन आप रेवेन्यू के लिए इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आपका खेत खाली नहीं रहेगा, जितना पैसा आप नॉर्मल जब आप अपना ग्वार, बाजरा, मूंग, मोट लगाते हो वो इसके अंदर आराम से लगेगा। आप इसके साथ इंटरक्रॉपिंग करके वो चीज़ ले सकते हो। कुछ फ्रूट्स लगा के जो आपके ऊपर मजदूर रखे हैं उनका पैसा आप निकाल सकते हो। तो ये प्लांट्स अपने आप में फ्री हो जाएंगे। अभी ऐसा माना जाता है कि जहाँ जिन लोगों ने इस प्लांट्स को सेल आउट किया है, कुछ लोगों ने जहाँ किया, वो लोग बताते हैं कि इसकी जो रूट्स होती है वो सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है। और काफ़ी कारण उसके पीछे उसमें ऐसा क्या उसमें ऑयल निकलता है, अलग तरीके का कुछ ऑयल होता है। उससे ये जो महंगे आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सौंदर्य के जो बनते हैं, ये सारे उन्हीं से बनते हैं। तो इसलिए इसकी काफ़ी फॉरेन में एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो अगर आपकी अच्छा पौधा है 15-16 साल का, तो उसकी जड़ आपको 2-3 लाख रुपए तक की चली जाती है। हार्डवुड इसका डिपेंड करता है कि कितना हार्डवुड है। 12-13 साल के पौधे में अलग हार्डवुड होगा, 15 साल में होगा, 20 में अलग होगा। वो हार्डवुड आज के टाइम में 5-6 kg के अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, ये रेट है। अब आने वाले टाइम में क्या रहेगा, अब मैं मेरे सॉइल से कितना ऑयल निकाल पाऊँगा, कितना हार्डवुड इससे डेवलप होगा, ये मैं अभी नहीं कह सकता। ये भविष्य के घर में मैंने शौक की तरफ पर्पज़ से लगाया था। और दूसरा ये है कि मैं एनवायरनमेंट अच्छा चाहता था। एक आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जंगल सा बन गया है, तो ये मेरा शौक था। और हाँ, इससे अगर ऑफ कोर्स आने वाले 12-13 साल, 14 साल बाद में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं बताऊंगा भी और लोगों को कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ, क्या होगा, ये सब भविष्य के घर में है। चंदन की लकड़ी और जड़ों से बने उत्पादों की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज्यादा है। चंदन की जड़ों से महंगे परफ्यूम, तेल, साबुन और सौंदर्य प्रसाधन तैयार किए जाते हैं। तने की लकड़ी का उपयोग धूप, अगरबत्ती, औषधियों और हस्तशिल्प में होता है। विदेशों में इन उत्पादों की आपूर्ति से ये खेती करोड़ों रुपए की कमाई का माध्यम बन सकती है। डॉक्टर जोगेश चौधरी ने अपनी मेहनत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रेगिस्तान में चंदन की खेती को संभव बनाया है। जोगेश का कहना है कि रेगिस्तान में चंदन की खेती एक चुनौती थी, लेकिन असंभव नहीं। सही तकनीक, मेहनत और धैर्य से रेगिस्तानी मिट्टी को भी सोना उगलने वाला बनाया जा सकता है। क्या हमारे इस माध्यम से कहना चाहेंगे नए युवाओं को जो अलग अलग बिजनेस के लिए इधर भटक रहे, कि इस किसानी की तरफ नहीं जा रहे हैं, या वो किसान जो रिस्क लेने में डर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा? क्योंकि आपका अब इसका अच्छा खासा एक अनुभव हो चुका है। हाँ, किसानों के लिए तो मेरा संदेश यही है कि आप अपने खेत के अंदर, मैं सिर्फ चंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे, आपके शौक में हो, पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ों को काटे नहीं, ये आपकी खेती में फ़ायदा करते हैं, बहुत फ़ायदा करते हैं। लोग कुछ ऐसा हर तो नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार पेड़ बड़ा हो जाएगा, पंछी बैठ जाएगा, घोंसला बनाएगा, मेरी फसल को खा जाएगा। एक चिड़िया कितना सा खाएगी, लेकिन वो आपको देती है। चिड़ियाएँ बैठेगी तो आपको जो मीट करेगी उसमें पोटाश मिलेगा। आज के लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं ना, कि वो नाइट्रोजन, यूरिया ला रहे हैं, जो ये DAP ला रहे हैं। DAP का ये पोटाश, ये आप चिड़ियाओं को बैठने दो ना, वो देगी आपको नाइट्रोजन यहाँ से मिलेगा ना। कहाँ ज़रूरत है यूरिया की, आपको ये पौधों की जड़ों से आपके अंदर होगा। तो चीज़ ये है कि किसानों को यही राय है कि अपने खेत में पेड़ जरूर लगाएं। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं चंदन की खेती तो ज़रूर करें। और इसमें नुकसान फ़िलहाल कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि इसमें इंटरक्रॉपिंग करके आप सब कुछ कर सकते हैं। और किसानों से भी ज़्यादा मैं आपके माध्यम से जो सरकार है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसान हमारा देश का रिस्क टेकिंग है, शुरू से रहा है और हमेशा से। इस देश का किसान ही सब कुछ करता है, क्योंकि वो मेहनत कश इंसान है, बहुत मेहनत कश इंसान होता है। आपके खाद्यान्न, आप गेहूँ ले लो, बाजरा ले लो, आपके चावल ले लो, सारा का सारे किसान उगाता है। आपकी दालें सारे किसान के यहाँ से आती है, आपका दूध, आपका दही, आपका घी सब किसान के यहाँ से आता है। वो रिस्क टेकिंग है, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो धरातल पर प्रॉपर नहीं बैठ पाती है। कुछ सपोर्ट जो रिस्क टेकिंग है, आप उनको अगर दो तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि सफेद चंदन के गुण क्या क्या हैं और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो सफेद चंदन में एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये त्वचा की समस्याओं को दूर करता है। चंदन का लेप माथे पर लगाने से सिर दर्द से राहत मिलती है।
इसके पाउडर को पानी में मिलाकर पीने से बुखार कम होता है और इसकी लकड़ी नक्काशी के काम में भी आती है। रेगिस्तान में सफेद चंदन की खेती मील का पत्थर है। ये न सिर्फ आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और टिकाऊ खेती का भी एक शानदार उदाहरण है। ये मॉडल न सिर्फ बाड़मेर बल्कि पूरे राजस्थान और दूसरे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। सरकार और कृषि विशेषज्ञों को भी चाहिए कि वो ऐसी पहल को समर्थन और तकनीकी सहायता दें, ताकि रेगिस्तान में हरियाली और समृद्धि का ये सपना साकार हो सके। किसान को तो एक छोटी तारबंदी भी करनी है ना, तो उसे फाइल लगा के 2-3 साल इंतजार करना पड़ता है, उसमें भी 50% चीज़ें रिजेक्ट होती है। तो अगर सरकार का सपोर्ट रहेगा तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश का किसान हमेशा से रिस्क टेकिंग रहा है, नवाचार हमेशा से करता आया है और भी करेगा, और इनके काफ़ी अच्छे लाभ भी इस देश हित में रहेंगे। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर जोगेश, जिनका साफ तौर पे कहना था किसान, जो भारत देश का किसान, वो हमेशा से रिस्क टेकिंग रहा है। उन्होंने कई तरीके के रिस्क लिए और इसी वजह से सारी चीज़ें चलती है। बस जरूरत है तो केवल इतनी कि सरकार द्वारा जो कई सारी स्कीम चलाई है उसको धरातल रूप पे, ज़मीनी रूप दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इस रेगिस्तान में नहीं और भी कई जगह ऐसे कई सारे नवाचार देखने को मिलेंगे। समय रहते अगर ये सारी योजनाएँ अगर ज़मीनी धरातल पर अपना असली रूप ले पाए। भूपेश आचार्य, बाड़मेर।